तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 27Q और 26Q भी कम हमें फ़ाइल करना होता है। बेसिकली लोग बाग काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं 27Q में और 26Q में, तो वो ही सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो बेसिकली 27Q और 26Q में दो मेजर डिफरेंस काफ़ी सारे होते हैं। पहले हम 27Q के बारे में बात करेंगे। 27Q जो होता है वो बेसिकली NRI के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो NRI अगर उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो उसको प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसके लिए उसको फॉर्म फाइल करना होता है 27Q आफ्टर TDS डिडक्ट करने के बाद। लेकिन अगर आप सेलर इंडियन है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो आपको 27Q की जगह आपको 26Q भी फॉर्म फाइल करना होता है। दोनों के लिए TDS रेट अलग अलग होते हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो पहले हमें 27Q के हमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें एक पैन कार्ड ऑफ सेलर, हमें पैन कार्ड चाहिए होता है सेलर का, इससे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर आप 27Q फॉर्म फाइल करना है तो आपको एक पैन कार्ड सेलर का चाहिए। उसके बाद TDS ऑफ चालान ऑफ कॉपी, जब आप TDS डिडक्ट करते हैं तो उसकी एक चालान की कॉपी होती है, वो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एक होती है ASI फाइल। ASI फाइल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 27Q फाइल करने के लिए। उससे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप अपना TDS आपने जो डिपॉजिट किया है वो ठीक है या नहीं। और हमें चाहिए होता है टैन नंबर ऑफ बायर। अगर आप 27Q रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी फाइल खरीदते हैं सेलर्स जो NRI होता है, तो उसके लिए आपको टैन नंबर कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एड्रेस ऑफ बायर एंड फ़ोन नंबर और मेल ID। तो जब आप फॉर्म फाइल करते टाइम आपको एड्रेस बायर का होना चाहिए और उसका फ़ोन नंबर और मेल ID होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेबल ऑफ TDS रेट ऑफ NRI प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो हमें क्या क्या TDS रेट हमें लगाना चाहिए अगर हम किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसका क्या TDS डिडक्ट करना चाहिए। तो हमें पहले देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग में आपने उस प्रॉपर्टी को जब जिस सेलर ने बेचा है तो उसने 2 साल पहले खरीदी थी या 2 साल के पहले खरीदी है। अगर उसने 2 साल होल्ड करी हो उस प्रॉपर्टी को, तो उस केस में 2 साल के बाद उसने प्रॉपर्टी बेची, तो उस केस में आपको 20% TDS रेट जो कैपिटल गेन होता है उसके हिसाब से वो TDS लगाना होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म है तो एज अ स्लैब, आप 2 साल से पहले उस NRI ने प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस केस में आपके लिए उसका स्लैब रेट जो होता है उसी के हिसाब से मोस्टली लोग 30% लगाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर प्रॉपर्टी जब बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से भी हमें सरचार्ज और एजुकेशन सेज हमें ऐड करना होता है, तो वो भी हम जानेंगे इसकी वीडियो में। तो पहले हमें देखना है प्रॉपर्टी लेस देन 50 लाख है या मोर देन 50 लाख है। अगर लेस देन 50 लाख है तो आपके केस में 20% आपका जो कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद नील रेट और आपको एक टोटल सेट और आपका पड़ेगा 4% एजुकेशन सेज। तो टोटल आपको TDS डिडक्ट करना है 20.8% और प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। फिर आपने चेक करना है कि प्रॉपर्टी 50 लाख से और 1 लाख के बीच में है, तो आपको फिर 20% प्लस 10% आपको सरचार्ज लगाना कंपलसरी हो जाता है। और आपका 4% जो आपका एजुकेशन सेस है वो तो है ही। तो टोटल आपका हो गया 22.8%। उसके बाद हमें देखना होता है कि प्रॉपर्टी 1 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो 1 करोड़ के ऊपर से हमने देखना होता है 20% प्लस 15% प्लस आपको 4%, तो टोटल आपका हो गया 23.92%। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि इससे अगर हमारी 1 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यू हो तो हमें कितना % सरचार्ज लगाना होता है। तो गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है। कैप मीन्स कि अगर आपकी 1 करोड़ से कितनी भी ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यू हो, चाहे 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो आपको सिर्फ 15% ही सरचार्ज लगाना होता है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप जितने भी अगर आपकी प्रॉपर्टी लेस देन 1 करोड़ है तो आपको इस हिसाब से लगाना है, और अगर ऊपर है तो आपको 15% कंपलसरी सरचार्ज है। तो आपका टैक्स रेट हो गया 23.92%। तो ये आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू पे आपने लगा देना है। इजी 27Q। अब आपको चालान कौन से जमा कराना होता है। चालान का केस मैं बता दूं, इस चीज़ में आपको चालान जमा जो कराना होता है वो होता है आपका
चालान का आपका सेक्शन लेना होता है 195। जो 195 आपको सेक्शन लेना होता है, उस आपने 195 सेक्शन लेना होता है और इनकम टैक्स की साइड पे जाके आपने ईज़िली डिपॉजिट करना होता है हर मंथ की। अगर मान लीजिए आपने इस महीने आपने प्रॉपर्टी किसी से बाय की है, तो आपको नेक्स्ट मंथ 7 तारीख से पहले आपने उसका TDS जमा कराना होता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइड पे जाके आप ईज़िली इनकम टैक्स की साइड पे जाके आपने इनकम टैक्स लॉगिन करना है। ठीक है, आपने इनकम टैक्स की साइड पे गए, आपने इनकम टैक्स लॉगिन करना है। ठीक है, आपने अपने ID पासवर्ड से आपने लॉगिन करके जो आपका, अगर आप 10 नंबर ले रखा है तो आपको 10 नंबर से आपने लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना 10 के लॉगिन नहीं होगा। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद आप 195 में जाकर सेक्शन में जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 195। मैंने आपको 27Q के बारे में बता दिया है। आप 27Q फॉर्म कैसे फाइल होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आप जब बनाऊँगा तो उसके लिए आप 27Q कैसे फाइल करते हैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, कैसे फाइल होती है। उसको आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, दोनों केस में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं 27Q के बारे में। तो 27Q क्या होता है कि जब आप किसी सेलर अगर रेजिडेंट होता है तो उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 27Q फॉर्म फाइल करना होता है। ये भी ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन होता है 195 IA, जिसका TDS रेट होता है, जो कि आपको 194 IA में TDS रेट करना होता है। ठीक है, और जो NRI के लिए केस में होता है वो होता है 194.5। तो अब आप इसके लिए क्या होता है कि हम टोटल TDS जो होता है 1% करता है टोटल कंप्लेंट ट्रांजेक्शन। तो हम जो 26Q जो फाइल करते हैं वो हमें सिर्फ 1% TDS काटना होता है प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 50 लाख है। ठीक है, तो इस केस में हमें ये नहीं देखना होता है कि हमारा मोस्टली लोग 50 लाख से नीचे का भी काट देते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है तभी आपको डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, वरना आप नहीं कर सकते। अगर आप कभी कभार रजिस्ट्रार ऑफिस में आप रजिस्ट्री कराते हैं तो अगर वो रिक्वायरमेंट करता है तो आप करा सकते हैं, लेकिन एज अ इनकम टैक्स आप नहीं, आपको लिए लायबल नहीं है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी मोर देन 52 लाख से तो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो इसमें आपके क्लियरिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, आप अगर पेमेंट इसमें इंस्टॉल में भी कर सकते हैं और लमसम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर किसी प्रॉपर्टी से खरीदी वो इंस्टॉलमेंट में है, तो जब भी आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आप हर इंस्टॉलमेंट पे आपको 1% TDS डिडक्ट करना होता है। ये नहीं कि आप जब पूरा अमाउंट पे कर देंगे उसके बाद आपको TDS काटना है, नहीं, आपको लायबिलिटी बन जाएगी। जब भी आपने किसी सेलर को आपने पेमेंट कर दी, उस पेमेंट को आप करने के विदिन 30 डेज आपने उसको पेमेंट को आपने डिपॉजिट कराना है 26Q के फॉर्म के माध्यम से। ठीक है, अब एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर आप 26Q फॉर्म करते हो आपको पैन नंबर रिक्वायरमेंट होती है। इस केस में आपके लिए पैन नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बायर को कोई पैन नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हमें 26 जब हम 27Q फॉर्म फाइल कर रहे थे उस केस में हमें पैन नंबर की रिक्वायरमेंट थी, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस केस में हमें पैन कार्ड से ही, पैन नंबर से ही आप अपना TDS डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वही जो मैं बताया था आपको, सबमिट 26Q 30 डेज एंड ऑफ द मंथ ऑफ द लास्ट डिडक्ट, तो वही बताया गया। अगर आप TDS किसी का डिडक्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आप एक महीना एंड होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट कराना होता है TDS। ठीक है, तो अब हम आगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बायर को जो मस्ट सर्टिफिकेट जो देना होता है 26B भी फर्निश और सेलर को देना होता है, जिससे कि सेलर को पता चले कि हाँ इसने मेरा TDS डिडक्ट किया है नहीं किया। ये भी बहुत रिक्वायरमेंट होता है 26B। ठीक है, 16B जो होता है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। अब हम बात करते हैं पेनल्टी क्या होगी अगर हम 26Q को टाइमली फाइल ना करें। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम कि TDS डिडक्ट कर दिया, पेनल्टी क्या लगेगी, तो वो सब हमने बारे में बात करेंगे इसके ईजिली वे में। तो सबसे पहले आपको नॉन डिडक्ट TDS, अगर आपने किसी का लायबल थे, आपने किसी को पेमेंट कर दी और आपने TDS डिडक्ट ही नहीं किया एक, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1% इंटरेस्ट अमाउंट नो डिडक्ट टू TDS। तो आपको 1% पर मंथ आपको TDS देनी पड़ेगी इंटरेस्ट। अगर आपने TDS डिडक्ट तो करा लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, ठीक है, इस दो केस अलग अलग हैं। एक तो आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो आपका 1% है क्योंकि आपने उसको लिया ही नहीं। अगर आपने उसका काट लिया TDS और आपने डिपॉजिट नहीं कराया है तो उस केस में आपको 1.5% पर मंथ आपको TDS डिपॉजिट कराना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो पर मंथ आपको पेनल्टी लगेगी। और अगर आपने रिटर्न ही डिले फाइल करी है तो आपको 200 रुपये पर डे की पेनल्टी जो कि लगनी ही लगनी है।
तो ये सब आपके मैंने बता दिया कि 26 QB और 27 Q कि कैसे कैसे क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा 27 Q कैसे फाइल करना होता है, कि मोस्टली लोगों ने नहीं पता होता है कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, कन्फ्यूजन सी रहती है। तो वो सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अलग वीडियो में। धन्यवाद।